प्रिय छात्रों, आज हम लोग क्लास 11 का जीव विज्ञान जगत प्रोटिस्टा, इससे पहले जो है आपको पिछले वीडियो में मोनेरा जगत के बारे में विस्तृत से जानकारी दिया गया था और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। किसी प्रकार की अगर आपको दिक्कत होती है तो फिर इस चैनल के माध्यम से आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आज हम देखते हैं जो सिलेबस के अनुसार हमको मोनेरा जगत पढ़ना था, प्रोटिस्टा जगत पढ़ना था, कवक पढ़ना है। तो ये दूसरा पार्ट जो है उसका जो प्रोटिस्टा जगत है उसके बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जा रहा है। तो हम पहले इसको देखते हैं कि ये जो जगत प्रोटिस्टा है इसके अंतर्गत कैसे कैसे जीव आते हैं। जैसे उसमें आपने देखा शैवाल के बारे में आपने पढ़ा, मोनेरा जगत में एक कोशिकीय जीवों के बारे में आपने पढ़ा। तो इसमें भी निश्चित तौर से एक कोशिकीय जीव के ही बारे में हम पढ़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन मैं पहले भी बता चुका कि आखिर जगत अलग क्यों बनाना पड़ा, जीवों को अलग अलग संघों में बांटना क्यों पड़ा, ये आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो आइए हम देखते हैं कि प्रोटिस्टा जगत का जो है इसके अंतर्गत हम कौन कौन ऐसे जीवों के बारे में हम जानते हैं और कौन व्यक्ति, कौन वैज्ञानिक सबसे पहले इस प्रोटिस्टा जगत की खोज किए। तो देखते हैं कि इस जगत के अंतर्गत एक कोशिकीय शैवालों और कवकों को छोड़कर, आप पिछली अध्याय में पढ़ चुके हैं, पिछली वीडियो में आप देख चुके हैं, उसको ध्यान रखिएगा। एक कोशिकीय शैवालों और कवकों को छोड़कर सभी एक कोशिकीय और कोशिकीय जीवों का अध्ययन किया जाता है। फिर समझ लेंगे इसको। एक कोशिकीय शैवाल और एक कोशिकीय कवक को छोड़ करके सभी एक कोशिकीय और कोशिकीय जीवों का अध्ययन किया जाता है। इसका मतलब यह है कि जो एक कोशिकीय शैवाल है और एक कोशिकीय कवक है, अगर इनको छोड़ दिया जाए तो बाकी जो भी एक कोशिकीय जीव बचते हैं उनका अध्ययन जो है हम प्रोटिस्टा जगत से करते हैं। या यह कह लिया जाए कि प्रोटिस्टा जगत में ऐसे जीवों का, एक कोशिकीय जीवों का अध्ययन किया जाता है जो एक कोशिकीय शैवाल न हो और एक कोशिकीय कवक न हो। आगे देखते हैं। प्रोटिस्टा शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1866 में 1866 में हेकल ने किए थे। हेकल को अंडरलाइन कर लेंगे, वैज्ञानिक का नाम है। इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के प्रोटिस्टोज से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सर्वप्रथम, यानी सबसे पहले। अब सबसे पहले इसका प्रोटिस्टा का मतलब होता है सबसे पहले। तो 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, मैं खास तौर से अपने कॉलेज के बच्चों को मैं स्वयं पढ़ाया हूँ कि जब जीव का क्रमिक विकास की बात हम पढ़ते हैं तो एक कोशिकीय जीव, सरल एक कोशिकीय जीव, जटिल एक कोशिकीय जीव जो पहले जल में पैदा हुआ था, तो ये सर्वप्रथम प्रोटिस्टा का नाम इसीलिए आता है कि हेकल ने इस जगत को मोनेरा तथा जटिल संरचनाओं वाले, अब यहाँ ध्यान देंगे, मोनेरा, अभी पिछला वीडियो में आपने पढ़ा है कि मोनेरा जगत और जटिल संरचनाओं वाले यूकैरियोटिक जीवों
जैसे बहुकोशिकीय पादप, कवकों एवं जंतुओं के बीच के संयोजन कड़ी माना है। यानी इन दोनों के बीच की जो कड़ी है, दोनों को जोड़ने की जो कड़ी है, कह रहा है कि मोनेरा तथा जटिल संरचनाओं वाले यूकैरियोटिक जीवों, यानी वो जीव जिनके अंदर यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, जैसे बहुकोशिकीय पादप, कवकों एवं जंतुओं के बीच संयोजन कड़ी माना जाता है। किसको? प्रोटिस्टा जगत को। अभी कहता क्या है और क्या आगे देखिए इसमें, इस जगत में मुख्यतः जलीय जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं। जो चीज मैं अभी बता रहा था कि जब सर्वप्रथम जीव की बात आती है तो वो जल से ही उत्पत्ति मानी जाती है, इसीलिए इसका नाम प्रोटिस्टा रखा गया। और इस ग्रुप में, इस जगत में जलीय जीव सम्मिलित किए जाते हैं। अब जब इस ग्रुप का जब नामकरण हो गया तो ये देखा गया कि हेकल ने जब इस ग्रुप का नामकरण कर लिए या डिवाइड कर लिए, तो इस ग्रुप में आने वाले जितने भी जीव हैं उनके समान लक्षण क्या है, यानी उनके कुछ ऐसे लक्षण जरूर होंगे जो इस ग्रुप में रखने लायक थे। तब आप देखें इसको, ये आपका इस ग्रुप में पाए जाने वाले जीवों के सामान्य लक्षण है। पहला क्या है, इस जगत के जलीय जीव समुद्री जल, स्वच्छ जल, नम मृदा में पाए जाते हैं। यानी ये समुद्री जल और स्वच्छ जल दोनों जगह पर, और नम मृदा का मतलब होता है जहाँ नमी हो, उस भूमि में जहाँ नमी होती है वहाँ पर ये इस ग्रुप के जीव पाए जाते हैं। दूसरा, ये एक कोशिकीय एकल या संघी माने संघ, समूह, एक कोशिकीय एकल या संघी, एकल भी हो सकता है और संघ में भी रह सकता है। यूकैरियोटिक जीव होते हैं, ये यूकैरियोटिक जीव होते हैं, इसमें प्रोकैरियोटिक जीव नहीं हो सकते हैं। यदि इनमें कोशिका भित्ति होती है तो उन्होंने संभावित ये किया है कि यदि उसमें कोशिका भित्ति होती है तो वो सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज, जो पिछले वीडियो में आपको मैं बताया था कि सेलुलोज एक एक तत्व होता है, उस तत्व के अंतर्गत ये जो है इसकी जो कोशिका भित्ति बनी है, यदि है तो, यदि इसमें कोशिका भित्ति नहीं भी हो सकती है, यदि कोशिका भित्ति है तो वो सेलुलोज की बनी होती है। तीसरा, इनकी कोशिका में सत्य केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जिकार, 80S राइबोसोम तथा अंतःप्रद्रव्य जालिका पाए जाते हैं। इसमें जो कोशिका में जो है इसकी, अब इसके कोशिका में सत्य केंद्रक यानी कन्फर्म केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जिकार, 80S राइबोसोम और अंतःप्रद्रव्य जालिका पाए जाते हैं। ये अगर कोशिका के अंतर्गत ये पांचों 1 2 3 4 5 ये कन्फर्म उसमें होना चाहिए। अब चौथा देखते हैं, इसमें गमन हेतु, गमन यानी चलने हेतु पदार्थ होते हैं। इसमें गमन हेतु पदार्थ होते हैं। इस जगत के जीव पोषण में अत्यधिक विविधता प्रदर्शित करते हैं। पोषण यानी अपने जीवन को यापन करने के लिए जो पोषण करते हैं उसमें अत्यधिक विविधता प्रदर्शित करते हैं। पांचवा, इसमें संचित भोजन, जो इसके अंदर संचित भोजन होता है वो समानता मंड यानी स्टार्च या ग्लाइकोजन तथा वसा के रूप में होते हैं। यानी जो इस ग्रुप के, इस समूह के जीव अपना भोजन बनाते हैं तो उस भोजन के अंतर्गत
समानतः मंड होता है यानी स्टार्च होता है, ग्लाइकोजन होता है जिसके बारे में मैं बता चुका हूँ कि ग्लाइकोजन एक ऐसा चीज़ है जो आवश्यकता पड़ने पर ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, और वसा यानी फैट, ये तीनों जो है इसमें पाए जाते हैं। छठा इसका सामान्य लक्षण क्या है, इसमें जनन जो होता है यानी अपने जैसा जीव पैदा करने की जो विधि होती है वो दो प्रकार से पाई जाती है, लैंगिक विधि और अलैंगिक विधि, यानी दोनों प्रकार की विधि इसके अंतर्गत पाई जाती है। तो ये इस ग्रुप के सामान्य रूप से जो लक्षण है 6 आपको हमने लक्षण बता दिए। अगर इस तरह के कोई भी लक्षण अगर दिखाई देते हैं, किसी भी जीव में अगर दिखाई देते हैं, तो यह मान लिया जाता है कि यह प्रोटिस्टा जगत का जीव है। अब इसका जो हम देखते हैं कोशिकीय संरचना कैसी होती है, इस जीव का कोशिकीय संरचना कैसी होती है। प्रोटिस्ट कोशिका के चारों ओर से कोशिका झिल्ली से घिरी होती है, यानी प्रोटिस्ट कोशिका के चारों ओर जो है वो कोशिका झिल्ली से घिरी होती है, जिसके बाहर यानी उस झिल्ली के बाहर पेलिकल, उपचर्म या सेलुलोज भित्ति हो सकती है। संभावित है, कंफर्म नहीं है। इसके बाहर जो है पेलिकल, उपचर्म और सेलुलोज की भित्ति हो सकती है यानी दीवार हो सकती है। इसके भीतर अर्ध तरल जीव द्रव्य भरा रहता है। अभी यहाँ देखेंगे अर्ध तरल, एक तरल और अर्ध तरल, यानी तरल भी है लेकिन अर्ध तरल है, पूरा लिक्विड नहीं है। तो इसके अंदर ये जीव द्रव्य भरा रहता है जिसमें कोशिकांग उपस्थित होते हैं। कुछ प्रोटिस्ट कोशिकाओं में तारककाय भी पाए जाते हैं। तारककाय क्या होता है, तारककाय जिस तरह से आप यहाँ देख रहे हैं, गाल्जिकाय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, अंतःप्रद्रवी जालिका, उसी तरह से ये तारककाय भी पाए जाते हैं। तो ये कह रहा है कि अर्ध तरल जीव द्रव्य भरा रहता है जिसमें कोशिकांग उपस्थित होते हैं। कुछ प्रोटिस्ट कोशिकाओं में, सभी में नहीं, कुछ में जो है तारककाय भी पाए जाते हैं। अब ये इसकी कोशिकीय जनरल संरचना है। अब इसके अलावा प्रोटिस्ट जगत के जो हैं जीवधारी, प्रोटिस्ट जगत के जीवधारियों को मुख्यतः 3 समूह में बांटा गया है। 3 समूह में बांटा गया है। ये प्रोटिस्ट जगत के जो जीवधारी हैं यानी इसके जो जीवधारी हैं इनको 3 समूह में बांटा गया है। पहला प्रकाश संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी यानी पादप सम प्रोटिस्टा। प्रकाश संश्लेषी जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाता है, तो इस तरह के भी इसमें जीव पाए जाते हैं। और दूसरा कवक के समान, कवक के समान भी इस प्रकार के जीव पाए जाते हैं। कवक के समान होते हैं, कवक होते नहीं हैं, ये जंतु के समान प्रोटिस्टा। तो ये इस ग्रुप में प्रोटिस्टा में इस तरह के भी, जैसे ये प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ का अध्ययन हम आगे करेंगे। प्रोटोजोआ एक बहुत विस्तृत चैप्टर है प्रोटोजोआ के बारे में, लेकिन ये कह रहा है कि इसमें 3 प्रकार के 3 समूहों में इसको बांटा, प्रकाश संश्लेषी, कवक समान और जंतु समान। अब प्रकाश संश्लेषी में देखते हैं कि 3 प्रकार के इसको डिवाइड किया। इसके जो जीव होते हैं क्राइसोफाइटस, ये जो होता है क्राइटोफाइसर। प्रकाश संश्लेषी के बारे में तो आप लोगों को पिछले भी मैंने मोनेरा जगत में भी बताया, तो इसको ध्यान रखेंगे और इसके बारे में थोड़ा सा और विस्तार बताएंगे। क्राइसोफाइटस और डाइनोफ्लैजेलेटस और यूग्लिनाइटस। इसका यूग्लिनाइटस में जैसे यूग्लिना का नाम सुने होंगे आप, यूग्लिना एक कोशिकीय जीव होता है, इसी ग्रुप में आता है। तो ये प्रकाश संश्लेषी के अंतर आते हैं। तो इनका जो होता है भोजन, इनके अंदर ऐसे भोजन पोषण करने की क्षमता होती है जो जल में रहते हुए भी, पानी में रहते हुए भी
प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बना लेते हैं। और कवक समान, कवक के समान यानी जो अब कवक आपको आगे पढ़ाएंगे, तो प्रोटिस्टा और कवक यानी इस ग्रुप का जो ऐसा जीव है जो कि कवक है नहीं लेकिन उसके लक्षण कवक के तरह मिलते हैं, इस तरह के भी प्रोटिस्टा में ग्रुप में पाए जाते हैं। और उसी तरह से जंतु के समान यानी वो जंतु का भी कुछ उसमें लक्षण मिलता है। जैसे आपको कई चीज़ें इसमें मैं बताया कि आप यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में, प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में आपको पता है कि ये कोशिकाएं होती हैं। और मैं पुनः एक बार बता देता हूँ कि सर्वप्रथम जब जीव की उत्पत्ति की बात होती है तो जलीय जीव की बात होती है, तो उसी से जो क्रमिक विकास हुआ, जलीय जीव के बाद पहले सरल एक कोशिकीय जीव बना, फिर जटिल एक कोशिकीय जीव बना, फिर जो है सरल बहुकोशिकीय जीव बना, फिर इसके बाद जटिल बहुकोशिकीय जीव बना। तो इस तरह से क्रमिक विकास होता गया और आते आते ऐसा स्थिति हुआ कि आज मानव के रूप में, तमाम जीवों के रूप में इस ब्रह्मांड में, इस भूमि पर अनेक जीव, जलीय जंतु, थलीय जंतु, आकाशीय जीव पाए जाते हैं। तो ये आपका जो है ये इसका डिवाइडेशन कर दिया गया। अब आपको क्राइसोफाइटस के बारे में और इनके बारे में थोड़ा सा हम बताते हैं। देखते हैं क्राइटोफाइटस। क्राइटोफाइटस जो आपको पहले में लिखा था, ये क्या होता है, यह एक कोशिकीय एवं प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इसमें डायटम्स और डेस्टमेटस आते हैं, यानी इसमें दो नाम आते हैं, दो नाम। यह कह रहा है कि एक कोशिकीय है और प्रकाश संश्लेषी है। एक कोशिकीय होने के साथ साथ प्रकाश संश्लेषी है। प्रकाश संश्लेषी का वो परिभाषित आपको बता ही चुके हैं। तो अब ये डायटम्स के बारे में बता रहे हैं। इसमें दो प्रकार बताया है, तो दो प्रकार में हम पहला देखते हैं डायटम्स। डायटम्स क्या है? यह प्रायः स्वच्छ एवं लवणीय जल तथा नमी युक्त स्थानों में पाए जाते हैं। स्वच्छ जल, स्वच्छ और स्वच्छ भी हो और लवणीय हो, जिसमें लवण की मात्रा पाई जाती है, ऐसे जलों में, और नमी युक्त स्थानों पर, जहाँ मिट्टी नम हो वहाँ पर ये जीव पाए जाते हैं। ये पादप प्लवक बनाते हैं जो जलीय जंतुओं का भोजन बनता है। जहाँ ही रहते हैं तो एक पादप प्लवक का निर्माण करते रहते हैं और जो जल में जीव होते हैं उनको उससे भोजन मिलता है। इनमें प्रायः डायटोमीन नामक वर्णक होता है। ये जो डायटोमीन, ये डायटोमीन जो वर्णक का नाम है, और पर्णहरिम ए और सी पाया जाता है। पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल की जो क्वालिटी होती है ABC, तो इसमें ए और सी पाया जाता है। इसमें संचित भोजन तेल ल्यूकोसिन के रूप में होता है। तो इस ग्रुप के जो जंतु होते हैं, जीव होते हैं, उनके अंदर जो है डायटोमीन नामक वर्णक होता है और पर्णहरिम जो ए और सी पाया जाता है। तो ये वर्णक जो शब्द है ये क्या करता है कि रंग उत्पन्न करता है, रंग पैदा करता है। तो ये पर्णहरिम ए और सी पाया जाता है। इसमें संचित भोजन तेल ल्यूकोसिन के रूप में होते हैं, यानी जो भोजन इनके अंदर इकट्ठा होता है वो लिक्विड आयल के रूप में और ल्यूकोसिन के रूप में पाया जाता है। इसमें चल अवस्था नहीं पाई जाती है। चल अवस्था नहीं पाई जाती है का मतलब यह गति, डायरेक्टली गति नहीं करता है, लेकिन डायटम श्लेष्म द्वारा सरकते हुए स्वतः गति प्रदर्शित करते हैं।
यानी यह डायरेक्ट जो है गति नहीं करता है, लेकिन सरकते हुए, यानी किसी चीज को जैसे यहाँ हम रखते हैं तो यह सरकते हुए जो है, इसका जो ये श्लेष्म है, जो एक पदार्थ होता है, श्लेष्म पदार्थ होता है लार की तरह, श्लेष्मा जिसको कहते हैं, तो ये डायटम जो श्लेष्म पदार्थ है, इसी के कारण यह सरकते हुए, यानी धीरे धीरे सरकते हुए स्वतः गति प्रदर्शित करते हैं। इन्हें समुद्री मोती भी कहा जाता है। यानी जंगली उदाहरण में आप देख लें, मोती का नाम सुने होंगे, समुद्र में जो मोती पाई जाती है, इससे आपको कंफर्म होता है कि यह एक प्रकार का जीव है। उसका अब यह समुद्र में पाया जाता है, समुद्र में लवण होते हैं, इसलिए इसमें ये पाए जाते हैं, नमी युक्त में पाए जाते हैं। तो जो समुद्र के अंदर मोती जिसको हम लोग कहते हैं, वो इसी समूह का, यानी डायटम्स समूह का ही वो जीव होता है। अब देखते हैं दूसरा, डिस्मिडस। ये दूसरा यहाँ मैं पॉइंट दिया हूँ। ये एक कोशिकीय हरे शैवाल है। ये एक कोशिकीय हरे शैवाल है। स्पाइरोगाइरा की भांति इसमें एक विस्तृत हरित लवक होता है, हरित लवक होता है। इनकी कोशिकाओं के दो स्पष्ट खंड होते हैं। कोशिका की बाहरी दीवार पर श्लेष्मी आवरण युक्त कई उभार पाए जाते हैं। यहाँ देखेंगे, इनकी कोशिकाओं के दो स्पष्ट खंड होते हैं, यानी कोशिका का जो रूप है, इसमें स्पष्ट दो खंड होते हैं। कोशिका की बाहरी दीवार, यानी इस बाहरी दीवार पर श्लेष्मी आवरण युक्त कई उभार पाए जाते हैं, और ये उभार क्या करते हैं, जो गमन में सहायक होते हैं। गमन मीन्स चलने में, यानी इनके चलने में जो है ये सहायक होते हैं। कौन? जो श्लेष्मी आवरण का उभार जो होता है, वही इनको चलने में सहायक होता है। तो इस ग्रुप के जीव भी क्राइसोफाइटस में ही आते हैं। अब इसका जो दूसरा पार्ट है, डाइनोफ्लैजेलेटस। डाइनोफ्लैजेलेटस, इसके बारे में बताया जा रहा है कि इसकी लगभग 4000 जातियां हैं। यानी इस ग्रुप के, इस समूह के पाए जाने वाले जो जीव हैं, उनकी जो जातियां हैं वो लगभग 4000 में खंडित है। इन्हें जो जिस श्रेणी में रखा गया है उसका नाम है पायरोफाइटा। जब पायरोफाइटा, जब आपको याद होगा 9th में पढ़े होंगे, तो वहाँ डिवाइडेशन के बारे में याद करिएगा, बुक को पलट करके देखिएगा। तो इसकी जो श्रेणी है, यानी इस ग्रुप के जो जीव हैं, ये 4000 जो जातियां हैं, इनको पायरोफाइटा, और वर्ग जो है डाइनोफाइसी में रखा गया है। ये अब रहते कहाँ हैं? ये लवणीय जल में पाए जाते हैं, लवणीय जल में पाए जाते हैं। इनकी कुछ जातियां अलवणीय जल में भी पाई जाती हैं, यानी इनकी संख्या ज़्यादा है, 4000 के आसपास इनकी जातियां हैं। तो कुछ जो है, ये जनरल भाषा में कह लेंगे कि इनकी कुछ जातियां लवणीय जल में पाई जाती हैं, कुछ अलवणीय जल में पाई जाती हैं। ये अति सूक्ष्म, यानी जो अति सूक्ष्म, यानी सबसे छोटा एक कोशिकीय समुद्री शैवाल होते हैं। ये समुद्री शैवाल होते हैं। इनमें विभिन्न वर्णक पाए जाते हैं, इनमें विभिन्न वर्णक पाए जाते हैं। तो जब इसमें विभिन्न वर्णक पाए जाएंगे तो इनका रंग भी, वर्णक रंग प्रदान करता है, कई बार मैं बता चुका हूँ। तो इनमें अगर विभिन्न वर्णक पाए जाते हैं तो इनमें विभिन्न रंग भी पाए जाएंगे। तो इसीलिए कह रहा है कि जिसके कारण ये लाल, गहरे पीले और हरे रंग के स्वपोषी होते हैं। अब यहाँ देखेंगे, स्वपोषी यानी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं।
तो ये शैवाल हैं, तो ये निश्चित है कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इनमें पर्णहरिण ए और सी होता है, जैसे इसमें भी ए और सी होता है, इसमें भी ए और सी होता है। तथा भोजन, इसका भोजन कैसे रहता है? स्टार्च यानी मंड के रूप में, स्टार्च यानी मंड और तेल के रूप में संचित रहता है, आयल के रूप में, तेल के रूप में संचित रहता है। इसके अंदर वो भोजन इकट्ठा रहता है। अलैंगिक जनन चल तथा अचल बीजाणु द्वारा होता है, यानी इस जीवों के अंदर अलैंगिक जनन होता है। तो वो कैसे होता है? चल बीजाणु और अचल बीजाणु। यानी चल बीजाणु का मतलब जो बीजाणु चलने वाला होता है, अचल बीजाणु जो चलने वाला नहीं होता है। इनके द्वारा इनके अंदर अलैंगिक जनन पाई जाती है। इनके कुछ सदस्यों में लैंगिक जनन भी होता है। इनके कुछ सदस्यों में, यानी बहुसंख्यक में क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है। यानी ज्यादातर इस ग्रुप के जीव अलैंगिक जनन करते हैं, लेकिन कुछ इनके ऐसे सदस्य हैं जो लैंगिक जनन भी करते हैं, यानी इनके अंदर लैंगिक जनन भी होता है। अब देखते हैं कि इसके कुछ जीव सेक्सीटॉक्सिन नामक विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। यानी ये जहाँ रहते हैं तो इनके कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो सेक्सीटॉक्सिन, ये एक ऐसा नाम है जो विषैला पदार्थ है। तो इस तरह के भी इनके समूह में 4000 की जातियां जो हैं, इनकी 4000 की जातियों में कुछ ऐसे भी जाति हैं जो इस तरह का सेक्सीटॉक्सिन नामक विषैले पदार्थ को उत्पन्न करती हैं, जिससे जल में रहने वाली मछलियां या अन्य जीव जब उसके चपेट में आ जाती हैं या उसको ग्रहण कर लेती हैं तो क्या हो जाती हैं? उनकी मृत्यु हो जाती है। क्यों? कि वो विषैला पदार्थ होता है। तो जब इनकी संख्या जब ज़्यादा हो जाती है, विषैले पदार्थ को ज़्यादा उत्सर्जित कर देती हैं, तो उसके अंदर जो जीव होते हैं, अगर उनको, जलीय जीव होते हैं, अगर उनको किसी तरह से ग्रहण कर लेते हैं या उनके संपर्क में आ जाते हैं तो वो मर जाते हैं। इनके कुछ जीव जो होते हैं वो तेजी से प्रजनन करते हैं। प्रजनन यानी अपने जैसा जीव को उत्पन्न करते हैं। तो इनकी अधिकता इतनी हो जाती है, जैसे यहाँ देख रहे हैं कि जब इसमें वर्णक पाए जाते हैं तो इनका रंग क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। तो यदि लाल रंग के जीव अगर अधिकतम संख्या में अगर प्रजनन कर देते हैं तो उस समय क्या होता है कि समुद्र का जो जल होता है वो लाल रंग का दिखने लगता है। उस स्थानों पर जहां अगर उनकी प्रजनन क्षमता ज़्यादा हो गई है तो वो क्यों लाल दिखने लगता है? क्योंकि इसमें देख रहे हैं कि यह अति सूक्ष्म होता है। यानी अगर अति सूक्ष्म है तो वो जल में कहीं न कहीं विलीन रहता है और उसका इसी कारण जो है समुद्री जल लाल दिखाई देने लगता है, जिसे लाल ज्वार कहते हैं, जिसे लाल ज्वार कहते हैं। ये लाल ज्वार इसका नाम दिया गया। कारण कब? कि जब इनके बहुत सारे जीव ज़्यादा संख्या में प्रजनन कर देंगे, अपने जैसा जीव को उत्पन्न कर देते हैं, तब उस वहाँ का जल जो है वो लाल हो जाता है। ठीक। अब तीसरा आते हैं हम, यूग्लिनाइड। ये क्या होता है? यह एक कोशिकीय तथा कसाब की जीव है, यानी कसाब जिसके अंदर चलने की क्षमता पाई जाती है, एक कोशिकीय तथा कसाब की जीव है। ये स्वच्छ जल दलदली मृदा में पाए जाते हैं। यहाँ देखेंगे एक चीज़ आपको ध्यान देने की चीज़ है, ये दलदली और नमी दोनों में थोड़ा सा अंतर होगा। दलदली का मतलब होता है कि जो मिट्टी आपके पैर से दबती हो या हाथ से दब जाती हो वो दलदल होती है, जिसमें पानी कुछ देर तक उसको कंपन कर देंगे तो उसमें कुछ पानी की बूंदें आ जाएंगी, उसको दलदली कहते हैं। और नमी जो सामान्य रूप से ऐसे मिट्टी है वो नम होती है तो उसे नमी मृदा कहते हैं। ये दलदली में, नमी में नहीं, दलदली में और स्वच्छ जल में ये पाए जाते हैं। ये अपने लंबे कसाब के माध्यम से
जल में तैरते हैं। कसाब यानी जो अमीबा के बारे में बताए, जो उसमें बताए थे, जो चलने के में सहायक होता है, पाद जिसको कह ले, पैर कह ले, उसी तरह का इनके अंदर कसाब होता है। ये तैरते रहते हैं। इनमें पोषण पादप सम यानी पादप के समान, जंतु सम यानी जंतु के समान, या मृत्युजीवी यानी तीनों प्रकार से इनके अंदर पोषण होता है। पादप सम मतलब स्वपोषी भी हो सकते हैं, जंतु सम परपोषी हो सकते हैं, और मृत्युजीवी यानी मरे हुए यानी सड़े गले पदार्थों पर अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि इनमें पोषण पादप सम, जंतु सम, मृत्युजीवी प्रकार का होता है। ये अंधेरे में परपोषी प्रकार का पोषण करते हैं। अंधेरे में, ये ध्यान रखेंगे, जब इनके अंदर इनके पर प्रकाश नहीं पड़ता है तो ये परपोषी पोषण करते हैं। इस समय ये सूक्ष्म जीवों का भक्षण करते हैं। अब क्या करेंगे, जब अंधेरा हो जाएगा, अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, तो ऐसे में ये छोटे यानी सूक्ष्म जीवों का भक्षण यानी उनको निगल जाते हैं, खा जाते हैं, भक्षण करते हैं, तथा सड़े गले पदार्थों पर आश्रित रहते हैं। इसे प्रकाश, अब देखते हैं इसमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक परहरिम ए बी पाया जाता है। अब यहाँ हमने देखा था कि ए और सी पाया जाता है, यहाँ भी ए और सी पाया जाता है, लेकिन इसमें जो है परहरिम ए बी पाया जाता है। भोजन, इसका जो भोजन होता है वो लवक और उपमंड और मंड के रूप में संचित रहता है। और इसमें अन्य जीवों में कैसे, इसके ग्रुप के अन्य जीवों में कैसे रहता था, अब यहाँ आपको ध्यान होगा कि इसके अंदर जो है भोजन स्टार्च और तेल के रूप में पाया जाता था, लेकिन इसमें लवक और उपमंड और मंड यानी स्टार्च के रूप में है, लेकिन उसके अंदर जो है तेल के रूप में नहीं है, लवक के रूप में पाया जाता है, संचित रहता है। अलैंगिक जनन प्राय अनुलंब द्विविभाजन द्वारा होता है, यानी अलैंगिक जनन जो होता है अनुलंब द्विविभाजन, अनुलंब की तरह द्विविभाजन यानी कोशिका तो दो विभाजन होती है, तो अनुलंब द्विविभाजन के द्वारा होता है। जैसे युगलिना, युगलिना को आपने बहुत अच्छे से क्लास 10 में आपको पढ़े हैं युगलिना के बारे में। तो यह पादप और जंतु के बीच की संयोजक कड़ी होती है, यानी जिस तरह से पादप और जंतु को जोड़ने का काम करता है, यानी युगलिना के अंदर कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं जो पादप के पाए जाते हैं, और ऐसे गुण पाए जाते हैं कुछ जो जंतु में पाए जाते हैं। इसीलिए जो है युगलिना को यानी इस जीव को पादप जंतु भी कहते हैं। और ये जो होता है स्वतंत्र रूप से स्वच्छ जलीय कसाब के माध्यम से अपनी कसाब का जो पाद होता है, कसाब उसके अंदर पाई जाती है, उसके माध्यम से स्वतंत्र रूप से यह स्वच्छ जल में तैरने वाला जीव होता है। और युगलिना को दोनों के बीच की कड़ी मान करके ये प्रोस्टिस्टा जगत में रखा गया। इसीलिए जो है इसमें जो है आपको पादप सम और जंतु सम के बारे में भी आगे वीडियो में पढ़ाएंगे। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, इसमें जो आपका पूरा का पूरा जो है प्रोस्टिस्टा जगत समाप्त होता है। आपको 3 जगत पढ़ना था, 3 जगत में आपने प्रोस्टिस्टा मोनेरा पढ़ लिए, आपको बता दिया गया। इसको नोटबुक्स बना लेंगे और आगे जो है कवक के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो आज का जो है बस वीडियो इतना ही समाप्त होता है और प्रोस्टिस्टा का चैप्टर अब खत्म होता है। धन्यवाद।